नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम 2.0 को मिला है शानदार रिस्पांस। कोलकाता मेट्रो रेलवे, लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो की अत्याधुनिक विशिष्ट क्लब में शामिल होने को तैयार। यूएस के बाजारों में लगातार चौथे दिन भी तेजी। सोना चांदी जो है वो एक महीने के उच्चतम स्तर पर। कच्चे जो तेल है वो उसमें भी मजबूती नजर आ रही है। अगर शेयर बाजार में आज की बात करें तो गुरुवार को तेज एक्शन देखने को मिल सकता है। मंथली एक्सपायरी जो है उसके दिन बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट के जो पॉजिटिव क्यूज है वो यही संकेत कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 19,400 के पार ट्रेड करता हुआ एशियाई बाजारों में भी हरे निशान में कारोबार चल रहा है। तो किस तरह से पैन आउट होगा आज कारोबारी जगत का ये दिन, इस पर डालेंगे हम नजर। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं हम हमारी टॉप लाइंस का। तो पीएलआई आईटी हार्डवेयर योजना के तहत 30 से ज्यादा कंपनियों ने किए थे आवेदन और एक शानदार रिस्पांस इससे मिला है। तो प्रोत्साहन स्कीम है ये पीएलआई से जुड़ी, जहां 30 से ज्यादा कंपनियों को आवेदन मिले हैं। वहीं वित्त मंत्री ने उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की है और साफ तौर पर इसमें यह कहा गया कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है। और उत्तरी क्षेत्र की इस समीक्षा बैठक में मंत्री साहब ने कहा कि 1 नवंबर 2023 तक आरबीआई की डिजिटल क्षमता के उन्नयन पर जोर दिया जाए। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रोजगार सृजन के लक्ष्य को पार कर दिया और कैसे कोविड-19 के बाद रोजगार रिकवरी हुई है ये उसकी सफलता को दर्शाता है। आखिरी जो टॉप लाइन है वो इशारा करती है कि सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भी जो बढ़त है लगातार जारी है। भारतीय शेयर बाजार जो है वो बढ़त के साथ खुले हैं। इसी पर डालेंगे एक नजर और देखते हैं कि गिफ्ट जो निफ्टी है वो किस तरफ इशारा करता हुआ। तो गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं कि किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। जब हम बात करते हैं 19,400 का लेवल है, यहाँ पर देखिए 19,468 का लेवल है। सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पर शुरुआती क्यूज जो थे वो हरे निशान में नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से यूएस के बाजारों में तेजी है, हम कह सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक वॉलेटाइल कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। रुक करते हैं, अब एक बार देखते हैं कि सेंसेक्स का ओपनिंग क्या रहा। 65,207 का लेवल, 120 अंकों की बढ़त के साथ। आईटी, फार्मा, तमाम ये वो शेयर्स थे कल जो हरे निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए। ये शुरुआती ओपनिंग लेवल है बाजार का, जो क्यूज थे उसको फॉलो करते हुए निफ्टी की अगर करें तो यहाँ पर सपाट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 19,375 का लेवल, 27 अंकों की बढ़त यहाँ देखी जा रही है। अब एक ओवरऑल आउटलुक देखते हैं कि अभी बाजार किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। आप देखिए सेंसेक्स इस वक्त 32 अंकों की गिरावट के साथ, निफ्टी में 20, बैंक निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ। तो यहाँ पर आज मंथली एक्सपायरी है, जीडीपी जो डेटा है वो आएगा, साथ ही साथ पीएमआई इंडेक्स के जो नंबर्स हैं उन पर नजर रहने वाली है। तो ये तमाम क्यूज जो हैं, ब्रेंट क्रूड हमने देखा 1 महीने की उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। लगातार डॉलर इंडेक्स जो है वो फिसल रहा है, उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उस पर एक रुख लेते हैं कि उस पर एक रुख लेने से पहले देखते हैं कि तमाम वो शेयर्स कौन से हैं जो मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। जियो फाइनेंस आप देखिए लगातार 3 दिन से शेयर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, करीबन 5% के आसपास की बढ़त के साथ। मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, एचसीएल टेक महिंद्रा यानी कि स्टील स्टॉक्स, आईटी के जो दिग्गज स्टॉक है, साथ ही साथ मारुति जो कि ऑटो का दिग्गज स्टॉक है, मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। हम जानते हैं कि ऑटो सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम का विस्तार किया गया है, उस वजह से ऑटो जो स्टॉक्स हैं वो लगातार बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं अब हम तमाम उन स्टॉक्स का जो कहीं ना कहीं मार्केट को पुल डाउन करने का काम कर रहे हैं। देखिए नजर डालते हैं भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, कोटक बैंक, यानी बैंकिंग मिक्स बैग हम यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे बैंकिंग क्षेत्र के भी स्टॉक्स हैं, फार्मा भी है, साथ ही साथ भारतीय एयरटेल चार्ट को लीड करता हुआ। तो आज मंथली एक्सपायरी पर किस तरह से बाजार इंट्राडे में ट्रेड करता है, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। साथ ही अब रुक करते हैं कि यूएस के बाजारों में आखिर रैली किस वजह से है। यूएस के बाजार जब बंद हुए थे तो देखिए आप खास तौर पर अगर हम देखें तो नैस्डैक लगातार बढ़त के साथ बंद हो रहा है और इसमें एप्पल के जो शेयर्स हैं, आईटी इंडस्ट्री के जो शेयर्स है वो मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं
ग्लोबल क्यूज यहाँ से कैसे फॉलो करते हुए यूरोपियन मार्केट्स, उस पर भी एक रुख लेते हैं। तो FTSE में सपाट कारोबार, पूरा कैक और डैक्स, इसमें हम एक सपाट कारोबार होता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं यूरोपियन बाजारों में भी। लेकिन एशियाई बाजार क्या वही सुरताल ठोक रहे हैं? एक नज़र उन पर भी डालते हैं। तो एशियाई बाजार में भी मिक्स्ड कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। जापान का जो निकाई है बढ़त के साथ, हैंगसेंग और कॉस्पी में भी मामूली गिरावट देखी जा रही है। तो ये तमाम वो क्यूज हैं जिन पर रहेगी हमारी खास नज़र कि किस तरह से ये कारोबार करेंगे। ब्रेंट क्रूड जो है वो $85 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रेंट क्रूड पर भी कमोडिटी मार्केट में नजर रहेगी। सोना चांदी की बात किया तो वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं। तो कमोडिटी मार्केट जो है वो भी वॉलेटाइल ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इन तमाम जो फैक्टर्स हैं उन पर नजर रहने वाली है हमारी, खास तौर पर कैसे आगे अब दिन में जो तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, BSE या फिर स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, तो उन पर रहेगी हमारी खास नजर, क्योंकि लगातार स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आइए अब सीधा रुख करते हैं आर्थिक जगत की उन खबरों का जिनको समेट के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे बिजनेस रैप में फटाफट अंदाज में। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए संचालित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत अब तक 32 कंपनियों के आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें डेल, HP जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। बता दें कि आईटी हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम की अवधि 6 साल की है, जिससे 3,35,000 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादन का अनुमान है। भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन में AI कंपनियां, शोधकर्ताएं, स्टार्टअप और निवेशक शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी है। बता दें कि सरकार ने इस साल जनवरी में मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। चावल के निर्यात पर बैन के मामले में सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्यात पर पाबंदी लगाने वाली अधिसूचना जारी होने के पहले निर्यात शुल्क जमा कर चुके निर्यातकों को अपनी खेप विदेश भेजने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर में 2 विश्वविख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को महत्वपूर्ण GI टैग मिल गया है। इन 2 लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान मिली है। नकली फोटो के फ्रॉड को खत्म करने के लिए गूगल एक नया टूल लाने जा रहा है, जिससे असली और नकली फोटो की पहचान करना आसान हो सकेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ट्राई परामर्श पत्र पर टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। हाल ही में ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा संबंधित परामर्श पत्र जारी किया था। और ये थी आर्थिक जगत की वो सुर्खियां जो हम आपके लेकर आए, लेकिन अब रुक करते हैं आज के फोकस को लेकर। आज का फोकस, या फिर हम ये कहें कि आज से हम अपना रन अप टू G20 चलाने वाले हैं। जब तक G20 की बैठक शुरू होगी तब तक आप आज के फोकस में, इकोनॉमी टुडे में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होते हुए देखेंगे जो कि G20 से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है कि कैसे जब हम निवेश की बात करते हैं और निवेश और व्यापार को लेकर G20 में जो तमाम बैठकें हुई हैं उसमें कैसे ग्रीन डेवलपमेंट और ग्रीन फाइनेंस को लेकर चर्चा हुई है। पहले हम उस पर एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर करेंगे चर्चा। देखिए उससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। व्यापार ने विचारों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। साथ ही इतिहास गवाह है कि यह लोगों को निकट लाया है। G20 देशों के व्यापार और निवेश को लेकर मुंबई, बेंगलुरु, केवड़िया के बाद हाल ही में जयपुर में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्री की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में विश्वास का पुनर्निर्माण के साथ लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर दिया गया, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के साथ साथ एमएसएमई को एकीकृत करने और व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए सामान्य ढांचा मजबूत करने पर सहमति बनी। We have agreed to strengthen the global trade help desk, which is implemented by the ITC, UNCTAD and WTO, and continuously upgrade it so that it becomes more inclusive and provides very rich data for our MSMEs, and all the member countries and invited countries and institutions have welcomed this action plan to strengthen information flow for our MSMEs. ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट फाइनेंस सहित G20 के एजेंडे में ये प्रमुख मुद्दे शामिल रहे, क्योंकि G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को कार्यान्वित करना G20 के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। क्लाइमेट फाइनेंस के प्रवाह में स्वच्छ ऊर्जा निवेश में अधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के योगदान की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में G20 देशों ने जलवायु परिवर्तन को समूह के एजेंडे में तेजी से शामिल किया है। वो वक्त नजदीक आ गया है जब दुनिया के दिग्गज भारत की धरती पर कदम रखेंगे और G20 समिट का हिस्सा बनेंगे। भारत का G20 नई वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रेरणा का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है और इसी खास इन फोकस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो लगातार हमारे साथ कई बार इस शो पर जुड़ते रहे हैं। और सचिन जी, पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि जब हम बात करते हैं भारत की, जो कि ग्लोबल साउथ की एक बहुत मुख्य आवाज़ है, ऐसे में G20 में जब हम MSME के योगदान की बात करते हैं, उसे एक दायरे में करने की बात करते हैं, किस तरह से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है G20 को एकत्रित करना बहुत बड़ा मंच साबित होगा G20 इन आने वाले दिनों में? बिल्कुल सही सवाल किया है अंचल जी आपने। अगर देखें कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो अभी हमारी ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग जयपुर में समाप्त हुई, उस बैठक में हम लोगों ने 4 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सामने रखे हैं जिसमें हम लगातार इस बात की बात कर रहे हैं, जहां पर जो ये श्रृंखला है, जो वैल्यू चेन है, उसमें जो ग्लोबल साउथ है उसकी भागीदारी कैसी है, उसकी सहभागिता कैसी है, उसका पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, और उस डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में हम किस बात को सामने लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहला निर्णय हुआ कि जो ये वैल्यू चेन्स हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला है, इसका मैपिंग किया जाए। उस मैपिंग के साथ में ये देखा जाए कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो क्या कम है। तो जैसा भी आपके क्लिप में आपने दिखाया, CIM कह रहे थे कि हमने ITC को, UNCTAD को और कॉमर्स मिनिस्ट्री को जिम्मेवारी दी है। तो इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से हम इस बिंदु को सामने लेकर आ पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण उसकी जो डायमेंशन है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोग ग्लोबल साउथ के लिए उसको कैसे जोड़ पा रहे हैं। तो जैसा आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अभी B20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक बात कही थी कि जो डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है उसके बारे में एक समेकित दृष्टिकोण हम लोग अपनाएं और उस होलिस्टिक व्यू को, उस वाइडर पर्सपेक्टिव को हम वैल्यू चेन्स के साथ जोड़ें। सचिन जी, जिस हेल्प डेस्क का जिक्र वाणिज्य मंत्री कर रहे थे, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं G20 का ये मंच विकसित और विकासशील देशों का समागम है। देखिए अंचल जी, पिछले दिनों जो हम लोग बार बार महसूस कर रहे हैं वो कुछ देशों द्वारा जानबूझकर इस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनकी मोनोपोली को बनाने का प्रयास किया गया। तो जो G20 की भावना है आपसी विश्वास की, परस्पर विश्वास की, सहयोग की, इसमें अगर कोई देश अपनी मोनोपोली लगाना चाहे, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहे और फिर मन चाहे दाम उन चीजों पर लेना चाहे और बाकी लोगों को उस सहभागिता से दूर रखना चाहे,
तो ये अत्यंत चिंतनीय विषय है। G20 के इंडोनेशिया सम्मेलन में इसके ऊपर चर्चा हुई थी, बाद के महीनों में भी लगातार चर्चा होती रही। भारत ने अब पुरजोर ढंग से इन वैल्यू चेन्स के मैपिंग का प्रस्ताव रखा है और इसलिए G20 की भारत की जो प्रेसिडेंसी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार एक ऐसे अध्ययन की बात करी है जहां हम अपनी इन वैल्यू चेन्स को मैप कर सकें। जब ये मैपिंग होगा तब हमें दिखेगा कि कौन लोग इसको डिस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं, और इसलिए ऐसे लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा हो, उसके दायरे कैसे हो, उसके संबंध कैसे हो और उसके परिणामों को झेलने के लिए जो देशों को तैयार करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो विकासशील देश हैं, उनको इसके लिए G20 को कुछ सोचना होगा। सचिन जी, एक मुद्दा जो लगातार हमने देखा कि इस मंच के माध्यम से कई बार उठाया, वो है WTO में जो रिफॉर्म्स हैं उसकी तेजी को लेकर। इन रिफॉर्म्स को लेकर किस तरह से जयपुर की इस बैठक में चर्चा की गई, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीलैटरल फोरम्स में अब भारत की आवाज को सुना जा रहा है और ये जो आवाज है ये अब दूर तलक जा रही है। बिल्कुल सही है अजय जी, अगर आप देखें तो जो बहुपक्षीय हमारे समझौते रहे हैं उनमें ये महत्वपूर्ण आवाज हमेशा रही है कि हम नए सिरे से इसको प्रयास करें। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में और भारत के मल्टीलैटरलिज्म में जो कमिटमेंट है उसको लेकर के WTO में जो नए स्तर से काम होना चाहिए। और अमेरिका में अगर आप देखें तो चाहे ब्राजील हो चाहे अर्जेंटीना हो, ये लोग भी हमारे साथ आकर के खड़े हुए हैं। ऐसे में खुद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पोजीशन में बदलाव किया है। जो ट्रंप प्रशासन की पोजीशन थी उससे बदलाव होने के कारण जो डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म जो था डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, वो पूरी तरह से डिफंक्ट हो चुका था। अब हमने जयपुर में इसको रिवाइव करने की बात करी है। WTO के ऊपर जितने प्रस्ताव आए हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन करने की बात कही गई है और WTO में नई जान फूंकने की बात आई है। जी सचिन जी, एक और चीज है जो बहुत आकर्षित करती है तमाम बैठकों में जिस पर बात हुई, वो है ग्रीन फाइनेंस को लेकर और क्लाइमेट के एक सुदृढ़ रूपरेखा को तैयार करना। जब हम ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं, इसको लेकर तमाम जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं वो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आने वाले समय में? देखिए, एक प्रस्ताव जो भारत ने सामने रखा है और हम लगातार गत दिसंबर से उसकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, वो है LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड फाइनेंस। तो ये जो फाइनेंस से लाइफस्टाइल को जोड़ने की बात है, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और इसमें हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें जब हम ग्रीन फाइनेंस जोड़ते हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स, SDG अलाइन फाइनेंस या दूसरे तरह का जो फ्रेगमेंटेशन फाइनेंस में हुआ है, उसको वित्त मंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने कुछ मिनिमाइज करने का प्रयास किया है। इस बात की कोशिश हुई है कि लोगों को कम दाम पर ये मुहैया कराया जा सके। अगर आप देखेंगे कि अभी जर्मनी अगर 2% पे कैपिटल को एक्सेस कर रहा है, तो वहीं अफ्रीका को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है वही कैपिटल को एक्सेस करने के लिए। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि SDG अलायंस के कारण, ग्रीन फाइनेंस के कारण या अलग अलग नामों के कारण ये फ्रेगमेंटेशन फाइनेंस में हुआ है। भारत के नेतृत्व में इस बात को कंसोलिडेट करने का प्रयास हुआ है जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके। सचिन जी, हम आर्थिक महाशक्तियों की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर बनकर जिन तमाम G20 की बैठकों में जो अभी फाइनल बैठक होने से पहले हमने देखी, उनमें हुई है कि किस तरह से भारत की संस्कृति का मुजाहिरा पेश किया गया तमाम उन डेलीगेट्स के लिए, और अब दिल्ली भी तैयार है, इसी रंग में सराबोर हो चुकी है। आपको क्या लगता है, आप लगातार इन विषयों पर लिखते रहे हैं, बोलते रहे कि सॉफ्ट पावर के लिहाज से G20 के जरिए कितना निवेश आकर्षित कर पाएगा भारत आने वाले समय में? भारत के लिए निवेश संस्कृति के माध्यम से, सॉफ्ट पावर के माध्यम से रहेगा, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा आपको, जो प्रधानमंत्री ने B20 की बैठक में कहा
और वो विश्वास की बात उन्होंने कही कि हमें कंट्रीज का आपस में ट्रस्ट लेके आना होगा। हमको देखना होगा कि जो व्यापार में सम्मिलित प्रतिष्ठान है वो पूरी कमिटमेंट के साथ काम करें और वो एक दूसरे का ट्रस्ट जीतने का, एक दूसरे का विश्वास जीतने का प्रयास करें। तो सॉफ्ट पावर और कल्चरल डायमेंशन तो अंशल जी है ही, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी के साथ में हमारे जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, जो हमारी सरकार है, जो हमारा व्यवहार है, वो अगर बाकी देशों को हमसे जोड़ने का प्रयास कर पाता है तो उसमें सॉफ्ट पावर बनती है। और कोविड के समय जो हम लोगों ने हासिल किया, जिसका प्रधानमंत्री ने हम लोगों को याद दिलाया, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही असली सॉफ्ट पावर है। वो लंबे समय पे रहेगी। लेकिन जो आपने कहा कि संस्कृति से सरोकार हुआ है, तो वो बिल्कुल सही है। हम दिल्ली में उसको देख भी रहे हैं। बिल्कुल। और सर G20 का जो विस्तारीकरण हम देख रहे हैं, मध्य एशिया का काफ़ी बोलबाला रहा, हमने जयपुर की इस बैठक में देखा। किस तरह से और भी ऐसे देश हैं जो इस मंच से जुड़ना चाहेंगे और कितना अहम ये साबित होता है G20 के लिए? क्योंकि हमने यही चीज़ अन्य मल्टीलैटरल फॉरम्स में देखी, ब्रिक्स में हमने इसको देखा है, जब हम बात करते हैं आसियान की समिट्स में हमने इस तरह से देखा। क्या लगता है कि यही सोच को आगे लेकर जाना होगा? हाँ, मुझे लगता है कि अंचल जी, अगर हम बारीकी से इसका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात रखी है। तो भारत ने जब मेजबानी ली तब G20 था, जब जाएगा और अगर सबने एग्री करा तो वो G21 होगा। और उसमें हमारा सोच ऐसा ही है कि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो। जब यूरोपियन यूनियन शामिल हो सकता है इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने के अलावा, तो अफ्रीकन यूनियन भी होना चाहिए। अभी सिर्फ साउथ अफ्रीका है, और देशों को इसमें जोड़ना, और वो भी 54 देशों को जोड़ना अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विस्तारीकरण होगा। जी सचिन जी, आप इस शो पर आए और आपने इतने बेहतरीन तरीके से अपने विचार इस मंच से साझा किए, तमाम उन पहलुओं पर बारीकी से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, आगे भी लगातार हम जब भी रन अप टू द G20 की बात करें तो इसी तरह के विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम ब्लू इकोनॉमी को लेकर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह से फाइनेंस ट्रैक को लेकर अब तक जो तमाम दस्तावेज प्रस्तावित किए गए उस पर किस तरह से चर्चा होनी है, आगे अब कैसी तैयारी है। रोज आप नई खबर देखेंगे इकोनॉमी टुडे में G20 के इस खास रन अप में। लेकिन अब रुक करते हैं कुछ अन्य उन खबरों का जो सुर्खियां बटोर रही हैं जब हम आर्थिक जगत की बात करते हैं। तो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत के बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारी वृद्धि हुई है, ये बताया। उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है यानी PLI योजना, उसके तहत 30 से ज्यादा कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवाया और इस योजना के माध्यम से करीबन 75,000 जो प्रत्यक्ष रोजगार हैं उसके अवसर पैदा होंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat and Make in India has created such a strong attraction for the entire world that the global manufacturing companies are coming to India, developing products here, manufacturing products here, and we have seen the success of the mobile industry. 32 companies have applied for manufacturing in India from Make in India under the PLI 2.0 scheme for IT hardware. We are very overwhelmed by the response. It's a very good response. Practically every large company will start manufacturing laptops, PCs and servers in India, and this is going to make a huge difference. देखा आपने कि किस तरह से जब हम IT की बात करते हैं तो PLI स्कीम ने जो 2.0 है उसको एक बूस्टर डोज देते हुए एक ज़बरदस्त रिस्पांस हम देख रहे हैं। और ऐसा ही कुछ रिस्पांस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी है। जी हाँ, पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है, हम जानते हैं, और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका भारत निभाएगा। भारत पहला ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर महीने में करेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के निवेशक, स्टार्टअप्स और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ग्लोबल इंडिया AI 2023 संचालन समिति की अध्यक्षता की। इसका मकसद यही है कि कैसे AI क्षेत्र में होने वाले बदलावों को समझा जाए, इसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए अंतिम रूप में काम किया जा रहा है। एक विशाल डेटा बैंक आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस को समृद्ध बनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिकॉन इंडिया की तर्ज पर ये पहला होगा जी हाँ भारत के लिए, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो इकोनॉमी टुडे में लगातार हम कोशिश करते हैं कि आपके जो निवेश, आर्थिक समझ से जुड़े तमाम सवाल हैं, उनके जवाब हम आपको दे पाएँ। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए मुद्दे के साथ जो कि जीएसटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जाने से पहले आइए दिखाते हैं आपको आज का निवेश मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिसकी आपको समझ नहीं है वहां कभी ना लगाएं पैसा। वॉरेन बफे जाने माने निवेशक हैं, 93 साल की उम्र में अभी उनकी जो नेट वर्थ है वो कई लाखों करोड़ों में हो और 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र की आपको समझ नहीं वहां पैसा कभी मत लगाइए। तो आज के इस शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको यही कहेंगे कि जब भी आप निवेश करें अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, सतर्क रहिए, समझदार रहिए, मुस्कुराते रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।